ट्राइंगल्स बचपन से देख रहे हो, 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके 3 साइड्स होती हैं, मल्टीपल साइड वाला फिगर, राइट। तो इससे पहले 9th क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल देखी थी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है जब दो फिगर्स का सेम शेप और सेम साइज भी हो, तो वो दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। हर एस्पेक्ट में अगर दो चीजें सेम होती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। When two figures have the same shape as well as same size. अगर मैं ट्राइंगल के कंटेक्स्ट में कॉन्ग्रुएंस की बात करूं, so in two triangles, if their sides are equal, corresponding sides are equal, and their corresponding angles are equal, then they are said to be congruent triangles. For example, मेरे पास में यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल PQR है। मान लो एंगल A की वैल्यू 45 डिग्री हो, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री हो, और एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाए 75 डिग्री, राइट। सिमिलरली अगर ट्राइंगल पी क्यू आर में ये 45 डिग्री हो जाए, ये 60 डिग्री हो जाए, ये 75 डिग्री हो जाए, मीनवाइल अगर ये लेंथ x हो जाए, ये लेंथ y हो जाए, ये z हो जाए, मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं लिख पाऊंगा इतनी जल्दी, इसलिए वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं, एक्स वाई जी लिख रहा हूं। AB की लेंथ x हो जाए, BC की लेंथ y हो जाए और AC की लेंथ z हो जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स में इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल आ रही हैं, और साथ ही साथ इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो ऐसे दो ट्राइंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आसान सी बात, शुरुआत यहीं से होती है। सिमिलैरिटी को समझने से पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। सो नाउ सिमिलैरिटी ऑफ टू फिगर्स। अब जरूरी नहीं है कि आप ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की ही बात करो, दो फिगर्स सिमिलर हो सकते हैं अगर उनका शेप सेम हो, साइज चाहे अलग अलग हो। So when two figures, whether it is a circle, a square, a rectangle, a triangle, a parallelogram, they can be similar, they are said to be similar if they have same shape, ठीक है, अगर उनका शेप सेम हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो सर्कल बनाए, एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का, एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का। सर्कल्स दुनिया में जितने भी होते हैं सबका शेप एक जैसा होता है, दैट इज सर्कुलर। सो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। एक मैंने स्क्वायर लिया है 10 सेंटीमीटर की साइड का, एक मैंने स्क्वायर लिया 5 सेंटीमीटर की साइड का, सारे स्क्वायर्स के शेप सेम होते हैं बिकॉज सभी स्क्वायर्स में एक रूल फॉलो होता है कि उनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और साथ ही साथ सारे एंगल्स कितने होते हैं स्क्वायर्स के, 90 डिग्री। सो ऑल द स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर। ऐसे ही मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है साइड 8 सेंटीमीटर का, तो दुनिया में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं उनमें भी सेम रूल फॉलो होता है कि उनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं 60 डिग्री ईच, तो ये भी क्या बन जाते हैं, सिमिलर बन जाते हैं। ऐसे मैंने एक ट्रेपेजियम का एग्जांपल लिया है, अगर ये ट्रेपेजियम भी आपस में सेम शेप के हुए तो ये भी सिमिलर रहेंगे। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है, पहला कंक्लूजन तो ये कि ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर और द स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ऑल द रेक्टेंगल्स आर आल्सो सिमिलर, राइट। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट नॉट ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो ये दोनों शेप में एक जैसे दिखते हैं बट साइज इनका अलग है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ठीक है। तो जब दो शेप्स या दो फिगर्स सेम शेप के हों, साथ ही साथ उनका साइज भी सेम हो, तभी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अगर उनका सिर्फ शेप सेम हो तो हम उनको क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। आसान सी बात। सो सिमिलैरिटी हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये ओरिजिनल वाला मान लो, और ये इसके स्केल्ड मॉडल है, तो सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, राइट। बट कॉन्ग्रुएंसी तभी हो सकती है जब सेम साइज के दो और सेम शेप के दो, मतलब सेम साइज और सेम शेप के दो ऑब्जेक्ट्स हो, तो उनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है। ओके, तो इसी के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि सारे सर्कल्स का शेप एक जैसा होता है। ऑल स्क्वायर्स आर, दे आर आल्सो सिमिलर। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन दीज आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal
एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। तो ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन पे हम लोग अगली एक्सरसाइज में आते हैं। ठीक है, सो पॉलीगन्स तभी सिमिलर हो पाते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में हो। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, सर्कल्स एंड स्क्वायर्स। ये आपस में सिमिलर होते हैं, दुनिया के सारे सर्किल आपस में सिमिलर होते हैं, दुनिया के सारे स्क्वायर्स। नॉन सिमिलर फिगर, रोम्बस एंड अ स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर, सो दीज आर नॉट सिमिलर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर नॉट। क्वाड्रिलेटरल्स तब सिमिलर होंगे या पॉलीगन तब सिमिलर होंगे जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा, ठीक है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो मेरे पास में फिगर है ये एक स्क्वायर है। क्यों ये स्क्वायर है? इसकी चारों साइड्स इक्वल है और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, यहां पे भी चारों साइड्स इक्वल है बट एंगल 90 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, बस। अब अगर मैं इस एंगल को इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मान लूं तो ये दिख रहा है, दिस एंगल इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल P इज नॉट इक्वल्स टू एंगल A, hence these two figures are not similar। बट एक चीज और हो रही है यहां पे कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनका रेशियो इक्वल आ रहा है, दैट PQ अपॉन AB 1.5/3, दैट मींस 1/2 आ रहा है। ऐसे ही RQ या QR अपॉन BC, इसका भी रेशियो 1/2 आ रहा है। ऐसे ही RS अपॉन CD, इसका भी रेशियो 1/2 आ रहा है। ऐसे ही SP अपॉन DA, इसका भी रेशियो 1/2 आ रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल है बट एंगल्स इक्वल नहीं है। सो दो पॉलीगन्स के लिए या दो क्वाड्रिलेटरल के लिए सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है, दे मस्ट हैव सेम रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड दे मस्ट हैव इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दिमाग में रखने वाली बात है, हमेशा यूज आती है इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। जो रूल क्वाड्रिलेटरल्स में लगते हैं वही रूल्स ट्राइंगल्स में भी अप्लाई होंगे, दैट two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportional। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। देखो मैंने एक थोड़ा बड़ा बनाया, एक को छोटा बनाया। सिमिलैरिटी का साइन क्या होता है, ऐसा। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों। तो मतलब एंगल A शुड बी इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B शुड बी इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C शुड बी इक्वल्स टू एंगल R। एक तो ये कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बोली गई है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल रहना चाहिए। मतलब AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी यहां पे PQ। क्यों होगी? क्योंकि A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है और B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है। तो A और B वर्टिसेस के बीच में जो साइड आएगी PQ वो AB के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी। ये याद रखना पड़ेगा आपको इस चैप्टर में। ऐसे ही B और C, मतलब BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहां पे क्या हो जाएगी, Q और R, क्योंकि B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है और C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है, तो इसलिए BC का QR से रेशियो, सिमिलरली AC का PR से रेशियो, ये सब प्रोपोर्शन में होने चाहिए। सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, सिमिलैरिटी के ये दो कंडीशंस बनती हैं। तो खास बात पता है क्या है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ऑटोमेटिकली ये फुलफिल हो जाती है, और इफ अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ऑटोमेटिकली ये भी फुलफिल हो जाती है। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे ट्राइंगल्स क्या बन जाते हैं, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। साथ ही साथ and the ratio of any two corresponding sides of these equiangular triangles are always the same। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनके सिर्फ एंगल्स ही आपस में इक्वल हो जाएं तो सिमिलर हो गए। क्यों सिमिलर हो गए? क्योंकि साइड्स का रेशियो भी इक्वल आएगा, मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शन में आएगा अगर इनके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। तो आपको
इधर ये कंडीशन फुलफिल करवानी होती है या ये करवानी होती है, दोनों को करवाने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आगे जाके क्राइटेरियाज आएंगे, वहां पे हमें पता पड़ जाएगा कि हमें ट्रिपल ए क्राइटेरिया मिलता है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया मिलता है, या फिर एक एसएएस क्राइटेरिया मिलता है। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। According to this theorem, if a line is drawn parallel to one side of the triangle intersecting the other two sides at two distinct points, then these two sides are divided in the same ratio. अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक और लाइन बना दी जाए, उसकी बची हुई दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए, तो जिन दो लाइंस को उसने इंटरसेक्ट किया है, जिन दो पॉइंट्स पे, उन दो पॉइंट्स पे वो दोनों लाइंस इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है, मतलब AD अपॉन BD हो जाएगा और AE अपॉन EC हो जाएगा। आसान सी बात है, ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, और इस चैप्टर में ये फर्स्ट थ्योरम है, इसलिए इसको 6.1 भी बोला जाता है, थ्योरम 6.1। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ परपेंडिकुलर्स की जरूरत पड़ती है। सो फ्रॉम D on AC we draw a perpendicular DF, and again from E we draw a perpendicular on AB, that G. अब उससे हुआ क्या कि हमारे पास में एक फैसिलिटी आ गई कि हम इसके अंदर ट्राइंगल्स के एरियाज को फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक तो ट्राइंगल ADE का एरिया चाहिए। सो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब ट्राइंगल ADE का एरिया दो तरीके से निकल सकता है। जब हम इस AD को बेस अज्यूम कर लें और GE को हाइट मान लें, तो क्या बन जाएगा, हाफ AD इंटू GE। या फिर हम एक और तरीके से सेम ट्राइंगल ADE का एरिया निकाल सकते हैं। वो कैसे, अगर हम AB को बेस अज्यूम कर लें और DF को हाइट मान ले उसकी, तो हाफ इंटू DF टाइम्स AE, सेकेंड इक्वेशन। साथ ही साथ हमें दो ट्राइंगल्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो वो ट्राइंगल्स होंगे ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE। अब ट्राइंगल BDE के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ट्राइंगल BDE के लिए आपको BD को ही अगर आगे हम एक्सटेंड कर दें, तो इसके एक्सटेंशन पे GE एक परपेंडिकुलर है, पर हमें सिर्फ और सिर्फ बेस इतना लेना होता है। ठीक है, तो बेस अगर हम BD ले लें और हाइट अगर हम GE ले लें, तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, BDE का। तो बेस BD और हाइट GE, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हमें एरिया लेना है ट्राइंगल ACD का या CDE का, CDE का। तो इसके लिए भी हमें सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अगर आप देखते हो तो EC की ही लाइन को एक्सटेंड करने पे उस पर परपेंडिकुलर DF है, बट हमें बेस लेना है सिर्फ CE या EC का, तो हो जाएगा CE टाइम्स DF। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब एक चीज आप नोटिस करो, इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम ट्राइंगल्स के लिए ही एरियाज हैं। इक्वेशन 3 और 4, ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि DE इज पैरेलल टू BC है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ये कहा था 9th क्लास की एक थ्योरम में था, जो कि अब हट चुकी है। सो बट आपको ये याद रखना है। सो नाउ अगर मैं 1/3 का रेशियो अगर मैं कर दूं,
जिसमें एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ बीडीई का रेशियो किया जा रहा है, तो ये रेशियो 2/4 के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। इसका रीजन ये है कि एरिया ऑफ एडीई देखो, रीजन ये है एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल्स टू फिर से एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ सीडीई। दोनों के न्यूमरेटर्स में तो आपको एडीई दिखाई दे रहा है, दोनों का एरिया तो सेम होने वाला है। ये बीडीई और सीडीई ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, इसलिए इनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो बस 1 2 3 4 से उठा के वैल्यूज पुट करनी है। एरिया ऑफ एडीई हो जाएगा हाफ इंटू एडी टाइम्स जीई, एरिया ऑफ बीडी हो जाएगा हाफ इंटू बीडी टाइम्स जीई, एरिया ऑफ एडीई सेकेंड इक्वेशन से हो जाएगा हाफ इंटू डीएफ टाइम्स ए, और एरिया ऑफ सीडी हो जाएगा हाफ इंटू सीई टाइम्स डी एफ। देखो जो जो कॉमन है वो सब हम लोग कैंसिल कर देंगे। सो यहां से हाफ कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, यहां पे भी हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और डीएफ से डीएफ कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन सीई, और हमें यही तो प्रूफ करना था। बस सीई ईसी एक है, बीडी और डीबी एक है, लेटर्स मैंने उल्टे यूज कर लिए, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान सी बात है। यू कैन से इट्स ए कन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम, ठीक है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. मतलब अगर यहां पे DE एक लाइन है जो कि इन दो साइड्स AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मींस इफ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो जाए, तो ये थ्योरम कहती है देन ये जो साइड या लाइन DE है ये पैरेलल हो जाएगी BC की। तो थेल्स थ्योरम में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग DE को पैरेलल प्लॉट करते थे BC के, जिससे कि ये रिजल्ट निकलता था कि साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती थी बाय द पॉइंट्स D एंड E। बट यहां पे अगर ये लाइन इन दो साइड्स AB और AC को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रही है, मतलब AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल हो जाए, तो हो ना हो DE पैरेलल टू BC रहेगी, राइट। प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ सम कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने बोल दिया कि एक लाइन है जो कि है DE डैश और ये पैरेलल है BC के, ठीक है। सो प्रूफ करने के लिए मैंने बोला कि लेट DE डैश इज पैरेलल टू BC, राइट। नाउ बाय यूजिंग थ्योरम 1 दैट इज थेल्स थ्योरम, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। ये गिवन है, याद रखना ये गिवन है, इसको मैंने 1 बोल दिया और ये 2 हो गया। तो 1 और 2 दोनों के LHS आपस में इक्वल है, तो होना हो ये RHS भी आपस में कंपैरेबल होंगे, मतलब इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 AE by EC should be equals to AE dash upon E dash C, और ये तभी पॉसिबल है जब ये E और E डैश दोनों सेम ही पॉइंट हो, ठीक है। सो इट इज ओनली पॉसिबल इफ E इज इक्वल्स टू E डैश, मतलब ये दोनों सेम ही पॉइंट हो। सो हो ना हो, अगर AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, D इज पैरेलल टू BC, क्योंकि हमने DE डैश को पैरेलल टू BC अज्यूम करा। तो हेंस मैं यहां पे लिख सकता हूं कि DE इज एक्चुअली DE डैश, और मुझे पता है कि DE डैश वाज पैरेलल टू
BC ऐसा मैंने बाय कंस्ट्रक्शन करा था, सो DE भी पैरेलल टू BC ही तो होगा। आसान सी बात, इजी। सो हम लोग assumption के मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1, if a line intersects the side AB and AC of a triangle ABC at points D and E respectively is parallel to the third side BC, then we need to prove that AD upon AB is equals to AE upon AC। ठीक है, सो ऑलरेडी हमें थ्योरम 1 से, मतलब थेल्स थ्योरम से ये पता है दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा बाय थेल्स थ्योरम, या BPT लिख दूं, बाय BPT। ऐसा क्यों लिखा मैंने? बिकॉज इट वॉज गिवन दैट DE is parallel to BC in triangle ABC। तो मुझे इतना तो पता पड़ गया कि AD बाय DB का रेशो AE बाय EC के रेशो के इक्वल है, बट मुझे ये दिखाना है कि AD बाय AB का रेशो AE बाय AC के रेशो के इक्वल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स का जुगाड़ लगाएंगे। सबसे पहले इसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE, दोनों साइड पे 1 ऐड कर लेंगे, उससे क्या बन जाएगा, ये DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1। अब प्लस 1 किया है, वो इसलिए किया ताकि हम इनका एलसीएम ले सके, और DB के साथ में कौन आ जाए एडिशन में, और EC के साथ में कौन एडिशन में आ जाए, AE आ जाए अपॉन AE। ठीक है, सो DB प्लस AD प्लस DB क्या बना रहा है, AB। सो AB अपॉन में कौन हो जाएगा, AD, और RHS में EC प्लस AE, मतलब AE प्लस EC क्या बना देगा, AC, और अपॉन में AE हो जाएगा। अब इसका फिर से क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट, तो उससे हमारा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC बन जाएगा। ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC। देखो AB DC के पैरेलल दे रखा है। E and F are the points on non-parallel sides AD and BC। AD और BC पे E और F दो पॉइंट्स हैं, such that EF is parallel to AB। तो EF भी AB के पैरेलल है, तो होना हो AB, EF और CD सब आपस में पैरेलल होंगे। Show that AE upon ED is equals to BF upon FC। तो सबसे पहले मैं यहां से लिख लेता हूं, given that AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and EF is parallel to AB। तो होना हो from 1 and 2, AB, CD और EF ये आपस में पैरेलल होंगे। हमें प्रूफ करना है दैट AE और ED का रेशो किसके इक्वल है, BF और FC के रेशो के, जहां पे E और F कौन है, नॉन पैरेलल साइड्स पे दो पॉइंट्स जहां पे EF इनको इंटरसेक्ट कर रही है। अभी प्रूफ करने के लिए हमें ट्राइंगल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन एक डायगोनल बना देंगे इस ट्रेपेजियम का AC, जो कि इस EF को किसी पॉइंट G पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सो बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AC। इंटरसेक्टिंग EF एट G। अब ऐसा करने से ना हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए, एक ट्राइंगल मिल गया ट्राइंगल ADC, और दूसरा ट्राइंगल हमें मिल जाएगा ट्राइंगल ABC।
इन दोनों ही ट्राइंगल्स में इनकी एक एक साइड के पैरेलल हमें साइड मिल रही है, एक लाइन मिल रही है, दैट डीसी के पैरेलल ईजी है और एबी के पैरेलल जीएफ है, राइट? क्योंकि ईएफ पूरी पूरी डीसी और एबी के पैरेलल है। सो इन ट्राइंगल एडीसी सबसे पहले मैंने लिखा कि ईजी इज पैरेलल टू डीसी बिकॉज EF is parallel to DC. So मैं यहां से लिख सकता हूं that AE upon ED is equals to AG upon GC. This will become equation number 3. Similarly in triangle ABC, सबसे पहली बात तो GF is parallel to AB. The reason being is that EF is parallel to AB. So यहां से क्या निकलेगा? That BF upon FC is equals to AG upon GC. इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन 3 और 4 कहां से आई हैं? बीपीटी का यूज करके। इक्वेशन 3 और 4 में अगर आप नोटिस करो तो दोनों का RHS AG बाय GC है, तो हो ना हो इक्वेशन 3 और 4 आपस में कंपैरेबल है। सो इनके LHS को मैं कंपेयर करवा सकता हूं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? दैट AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। आसान सी बात, और यही तो हमें प्रूफ करना था। इजी। In figure 1 and 2, determine the values of EC and AD if D is parallel to BC in both of them। देखो यहाँ पे DE BC के पैरेलल है, तो हो ना हो AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन EC के। जो मेजर हमारे पास में उनको हम लिख देंगे 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। इसको कैंसिल करा, नीचे 1/2 बन गया, तो EC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? 2 into 1 दैट इज 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां पे भी D इज पैरेलल टू BC है, तो फिर से AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा? AE अपॉन EC के। तो AD की वैल्यू हमें पता करनी है, DB की वैल्यू 7.2 है, AE 1.8 है और EC 5.4 है। डेसिमल से डेसिमल हटाया, 18 3s are 54, तो 1/3 हो गया, 7.2 ऊपर गया, तो AD इज इक्वल्स टू 7.2 over 3, तो कितना हो जाएगा? 24, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। इजी। E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. यहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। So, मान लो एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है PQR, और यहां पे P Q के ऊपर एक पॉइंट है E और PR के ऊपर एक पॉइंट है F। अब हमें इनके मेजर्स दे रखे हैं कि फर्स्ट केस में PE is 3.9, EQ is 3 सेंटीमीटर्स, PF is 3.6 एंड FR is 2.4 सेंटीमीटर। हमें पता लगाना है कि EF जो लाइन बनेगी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, क्या ये ट्राइंगल की थर्ड साइड QR के पैरेलल है? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इफ PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR हो जाए तो, सो PE की वैल्यू 3.9, EQ की वैल्यू 3 इज इक्वल टू PF 3.6 एंड दिस विल बिकम 2.4। सही है वैल्यूज? 3.9 अपॉन 3, ये तो नहीं हो रहा ना, कैंसिल करेंगे, यहां पे आ जाएगा 1.3, इसको कैंसिल करेंगे 12 से, मतलब 1.2 से, तो बन जाएगा 3/2, तो ये बन जाएगा 1.5। So 1.3 is not equals to 1.5, so this is not parallel to this line. In second case, हमें PE की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, QE की वैल्यू दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर,
पीएफ की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड आरएफ की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करेंगे, सो फिर से पीई दैट इज 4 अपॉन ई क्यू दैट इज 4.5, पीएफ दैट इज 8 अपॉन नीचे 9। अच्छा डेसिमल हटाया, ऊपर 0 लगाया, 5 से कैंसिल कर दिया इसको, तो 8/9 बना, ये भी 8/9 है। सो कंडीशन फुलफिल हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई, हैंस हम लोग लिख सकते हैं इस केस में दैट EF इज पैरेलल टू QR। थर्ड केस में आपको PQ की वैल्यू दे रखी है, दैट इज ये पूरा 1.8 है, और PR की वैल्यू दे रखी है दैट इज ये पूरा 2.56 है। साथ ही साथ आपको PE दे रखा है दैट इज 0.18 एंड PF दैट इज 0.36। तो होता ही है, अगर ये लाइन इस लाइन के इस साइड के पैरेलल होती ना, तो ये रेशियोज भी आपस में इक्वल रहते हैं, जैसा कि हमने इस चैप्टर के फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रूफ करा था। क्या है दैट AD अपॉन AB इज इन द रेशियो ऑफ AE अपॉन AC, मतलब इज प्रोपोर्शनल टू AE अपॉन AC। तो हो ना हो हम लोग हमारी इस कंडीशन को ट्विक कर सकते हैं यहां पे, दैट P अपॉन EQ की जगह हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन PQ, और PF अपॉन FR की जगह हम लोग लिख सकते हैं PF अपॉन PR। तो ये भी कंडीशन बन जाती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की ही, बस वैल्यूज पुट करनी है। P की वैल्यू है 0.18, PQ की वैल्यू है 1.28 इज इक्वल्स टू PF है 0.36 एंड PR है 2.56। डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाया, इसको 2 से कैंसिल कर दो। देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो 36 का हाफ हो जाएगा 18, 256 का हाफ हो जाएगा 128। अब आगे कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, हमें रेशियो इक्वल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हो ना हो EF इज पैरेलल टू QR होगा, आसान। Using theorem 6.1 prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side। हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके ये प्रूफ करना है कि अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जाए और वो लाइन ट्राइंगल की किसी और साइड के पैरेलल हो, तो वो लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। सो जो गिवन है मैं पहले वो लिख लेता हूं, गिवन दैट AE is equals to EB, reason being E is midpoint of EB. Second thing which is given that ED is parallel to BC. What we need to prove? We need to prove that AD is equals to DC, that DE bisects AC। ठीक है, सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC होगा बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, बट वी नो दैट AE और EB आपस में इक्वल है, सो हो ना हो ये दोनों कैंसिल होके यहां पे 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू AD अपॉन DC, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, सो AD इज इक्वल टू DC हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, hence this ED bisects AC as well। और ये थी मिड पॉइंट थ्योरम जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। उसका कन्वर्स था। मिड पॉइंट थ्योरम तो ये थी कि whenever a line is drawn from the mid points of the two sides of the triangle, then it comes out to be parallel to the third side of the triangle, right? But if you draw a line from the midpoint of a side of a triangle parallel to another side, then it will pass through the midpoint of the third side of the triangle. That means it will bisect the third side. तो ये उसका प्रूफ है with the help of BPT।
Using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. तो इस बार हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह ही कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, पर इस बार की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग है. हमें ऐसा बोला गया है कि एक लाइन है जो ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट से पास हो रही है, और हमें ऐसा प्रूफ करना है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल है. इजी. तो ये थी मिड पॉइंट थ्योरम, राइट. तो हमें दे क्या रखा है कि E एंड F, E एंड D है ना मेरे डायग्राम में, E एंड D आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC. To prove that ED is parallel to BC. तो बहुत आसान है. क्या यहां से मुझे यह पता पड़ रहा है कि AE इज इक्वल्स टू EB है? क्या मुझे यहां से यह पता पड़ रहा है कि AD इज इक्वल्स टू DC है? इक्वेशन 1 और 2 का रेशो ले लो. AE अपॉन AD हो जाएगा और EB अपॉन DC हो जाएगा. अब क्यों ना मैं इन दोनों की प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज कर दूं. उससे क्या होगा? AE के नीचे EB आ गया और AD के नीचे क्या आ गया? DC आ गया. तो क्या ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं बन गई? सेकंड थ्योरम इस चैप्टर की, थ्योरम 6.2. सो बाय थ्योरम 6.2 अगर AE बाय EB का रेशियो AD बाय DC के रेशियो के प्रोपोर्शनल है तो हो ना हो ED इज पैरेलल टू BC हो जाएगी. आसान सी बात. और यही थ्योरम थी द मिड पॉइंट थ्योरम, राइट. नाउ द क्राइटेरियाज ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स. हमारे पास में ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरियाज होते हैं, जो कि 3 थ्योरम्स भी हैं. सो थ्योरम 6.3 ये कहती है इन टू ट्राइंगल्स इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर in the same ratio or proportional and hence the two triangles are similar. और इस क्राइटेरिया को हम लोग प्यार से ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी कहते हैं, दैट इज एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, राइट. मान लो मेरे पास में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल PQR. इफ एंगल A is equals to एंगल P, एंगल B is equals to एंगल Q एंड एंगल C is equals to एंगल R, तो इसका मतलब ये होगा पहली बात तो कि ये इक्वी एंगल ट्राइंगल्स होंगे. तो अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों तो ऑटोमेटिकली उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो सेम रेशियो में रहती हैं. ऐसा हमने कहां पढ़ा था? चैप्टर के इंट्रोडक्शन में. तो होना हो यहां से AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी AB अपॉन PQ, ऐसे ही BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी दैट इज QR, तो BC बाय QR, और AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी PR. तो इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल रहता है. तो फर्दर यूज के लिए कभी कभी इस रेशियो को हम किसी कांस्टेंट के बराबर भी अज्यूम कर सकते हैं. ऐसा हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एक एग्जाम्पल में, ठीक है. सो इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन और इक्वल, हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो बात इतनी सी है, अगर आपका ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है कि मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो दो ट्राइंगल्स आपस में ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाते हैं. साथ ही साथ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी आपस में इक्वल आ जाते हैं. इजी. तो वो एडिशनल नॉलेज हमें मिल जाती है यहीं से, बट आपको सिर्फ इतना देखना होता है दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल. अगर ऐसा हो जाए तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया लगता है और दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं. आसान सी बात. सेकंड क्राइटेरिया होता है ट्रिपल एस क्राइटेरिया. इफ
in two triangles the side of one triangle are proportional to the sides of the other triangles, then their corresponding angles are also equal and hence the two triangles are similar. मतलब अगर दो triangles में उनकी corresponding sides आपस में proportional रहे, sides का रेशियो आपस में proportional रहे, मान लो AB की corresponding side है PQ, तो AB और PQ का रेशियो BC की corresponding side है QR, BC और QR के रेशियो के इक्वल हो जाए, साथ ही साथ AC की corresponding side है PR और यही रेशियो AC और PR के रेशियो के भी इक्वल हो जाए, मतलब corresponding sides के अगर रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो हो ना हो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के, और ऐसे में इनके corresponding angles भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. राइट. फॉर एग्जाम्पल मान लो AB का मेजर है 4 सेंटीमीटर, BC का मेजर है 6 सेंटीमीटर और AC का मेजर है 8 सेंटीमीटर. साथ ही साथ PQ का मेजर है 2 सेंटीमीटर, QR का मेजर है 3 सेंटीमीटर और PR का मेजर है 4 सेंटीमीटर. तो अगर आप AB बाय PQ करेंगे तो आपको रेशियो 2 मिलेगा, आप BC बाय QR करेंगे तो भी आपको रेशियो 2 मिलेगा, आप AC बाय PR करेंगे तो भी आपको रेशियो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा. तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई. ऐसे में ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे. आसान सी बात है, इजी. और थर्ड क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. इफ one angle of the triangle is equals to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. So अगर किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी एक एंगल के इक्वल है और जिन साइड्स ने इस एंगल को और इस एंगल को मिलके बनाया है वही साइड्स आपस में भी रेशियो में हो जाए, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाए, तो ऐसे में ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या बन जाते हैं, सिमिलर. सो इफ वन एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल and the ratio of the sides surrounding of these two angles are in proportion, then these two triangles are said to be similar triangles. और बाकी की सारी चीजें यहां से निकल के आई जाएंगी. इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अब आपस में इक्वल होना शुरू हो जाएंगे. तो सारी चीजें इसके बाद में बनना शुरू हो जाती हैं. आसान सी बात है, इजी. इसी बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं. इन फिगर PQ is parallel to RS. Prove that triangle POQ is similar to triangle SOR. So PQ SR के पैरेलल है. तो यहां से पहली बात तो ये दो लाइंस जा रही हैं, लाइन PS एंड लाइन QR जो कि आपस में O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हो ना हो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएंगे, राइट. और सिंस ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएगा. एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर ये हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएगा. सो यहां से हमें क्या प्रूफ करना है कि POQ इज सिमिलर टू SOR है. तो छोटा सा क्वेश्चन है. सो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, सबसे पहली चीज एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR लेना पड़ेगा हमें. क्यों लेना पड़ेगा, अभी थोड़ी सी देर में समझ में आएगा. These are vertically opposite angles, right? एक्चुअल में एंगल Q का कॉर्निंग एंगल R होगा, तो इसलिए हमने POQ जब लिखा है तो हमें SOR लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलरली P का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल S होगा. तो जो ऑर्डर यहां पे जिस प्लेस पे हमने फर्स्ट वाले ट्राइंगल में उस एंगल को लिखा है उसी प्लेस पे हमें सेकंड वाले ट्राइंगल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को लिखना पड़ेगा. O का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, वो है, और ऐसे ही Q का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, R है. तो हमें वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है. ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमेशा दिमाग में रखनी होती है. जैसे ही आप इस चीज को गलत कर दोगे आपके क्वेश्चंस गलत होना शुरू हो जाएंगे. ये तो छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है. सिमिलरली एंगल QPO इज इक्वल्स टू एंगल QPO इज इक्वल्स टू एंगल RSO.
रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और लास्ट बन जाएगा एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल एस आर। रीजन इज द सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां से क्या आ जाएगा बाय ट्रिपल ए, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। साथ ही साथ अब आप यहां से इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को भी इक्वल दिखा सकते हो, जैसे QO की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी RO, सो QO अपॉन RO, इसका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा PO अपॉन SO के, सो PO अपॉन SO। साथ ही साथ आपके पास में क्या बचा, एक बचा QP, एक बचेगा RS, QP अपॉन RS। इजी, तो ये बोनस है। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at the speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. एक गर्ल है जिसकी हाइट है खुद की 90 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये गर्ल है और इसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। ये लैंप पोस्ट से दूर चल रही है, चलते 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 ये यहां पे पहुंच गई, ठीक है। अब इस गर्ल की जो स्पीड है दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड, और 4 सेकेंड के बाद में मान लो ये इस पॉइंट पे पहुंच गई है, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी BD क्या हो जाएगी 1.2 मीटर पर सेकेंड टाइम्स 4 सेकेंड्स, तो इट विल बिकम 4.8 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी पोल से, दैट इज लैंप से, विल बी 4.8 मीटर, राइट। हमें ऐसा बोला गया है कि लैंप जो लगा है वो लगा है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और हमें चाहिए उस गर्ल की शैडो। ऑब्वियसली आप सोच के देखो कि लैंप लाइट दे रहा है, तो ये पूरी लाइट यहां से इस रीजन से आ रही है, बट जितना पार्ट गर्ल का होगा उतने पार्ट की लाइट ब्लॉक हो जाएगी, और पीछे क्या बन जाएगी उसकी शैडो, ठीक है। तो शैडो की लेंथ हो ना हो इस डायग्राम में किसकी लेंथ होगी, DE की लेंथ होगी। तो हमें ये DE निकालना है। मान लेते हैं हम लोग शैडो की लेंथ है X, इसको हमने X बोला। अब आप नोटिस करो यहां पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो बन रहा है ट्राइंगल ABE, जहां पे B पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, पोल को आप ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड्स लगाओगे। और सेकंड ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल CDE, क्योंकि गर्ल एक्चुअल में CD है, तो गर्ल भी ग्राउंड से परपेंडिकुलर ही खड़ी होगी, राइट। गर्ल CD वाले प्लेस पे, याद रखना, थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गए तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इन 2 ट्राइंगल्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल CDE, एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल CDE, बोथ बीइंग 90 डिग्री ईच, राइट। सेकेंडली इन दोनों ही ट्राइंगल्स में ये एंगल E कॉमन है, दोनों में एंगल E कॉमन है। सो एंगल AEB is equals to angle CED, that is common angle। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, यहां पे आप देख रहे हो इनमें मुझे सिर्फ 2 एंगल सेम मिल रहे हैं। तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये जो बचे हुए दोनों एंगल्स है ना, एंगल A और एंगल C, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। और वैसे देखा जाए तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ग्राउंड से दोनों ही 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। बट उतना दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप AAA क्राइटेरिया ही यूज करके AA क्राइटेरिया लिख सकते हो। मतलब AAA और AA में कोई फर्क नहीं होता, जब भी 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं, तो ऐसे में उनके थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल होके ही रहेंगे ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं बाय AA
डबल ए क्राइटेरिया एक्चुअल में ट्रिपल ए ही है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे और ज्यादा चीजें यहां पे एक्सप्लोर होती जाती है। ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। तो जैसे ही दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में सिमिलर हो जाते हैं। जैसे बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ए बी छोटे वाले ट्राइंगल की साइड सी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन सी डी। साथ ही साथ बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, बीई। इसके और इससे रेशियो में लेना पड़ेगा छोटे वाले ट्राइंगल के बेस का, दैट इज डीई। अपेरेंटली हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। एडी की वैल्यू हो जाएगी 3.6, सीडी इज 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम लोग वैल्यूज नहीं लिखते हैं क्योंकि सब कुछ मीटर में हमें गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 मीटर। साथ ही साथ बीई किससे मिलके बनेगा 4.8 प्लस एक्स, तो हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन डीई, ये तो एक्स था, यही हम लोग ढूंढ रहे हैं। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ, 9 4 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस एक्स। एक्स को सामने सेंड करा, 4x माइनस एक्स हुआ इज इक्वल्स टू 4.8, तो 3x कितना हो जाएगा 4.8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.8 ओवर 3, डेसिमल हटाएंगे, पहले 10 लगाएंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 16 बाई 10, फिर से कितना बन जाएगा 1.6 मीटर। उसकी जो शैडो की लेंथ है वो 1.6 मीटर होगी, या फिर 160 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो, इजी। इन फिगर CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. If triangle ABC is similar to triangle PQR, then prove that triangle AMC is similar to triangle PNR. पहले तो हम वो ट्राइंगल मार्क कर देते हैं जिन्हें ये हमें सिमिलर करने के लिए बोल रहा है। एक तो है ट्राइंगल एएमसी और सेकंड है ट्राइंगल पीएनआर। तो हमें इनको सिमिलर करना है, जहां पे हमें पता है कि CM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC and RN is the medium of triangle PQR and ABC is similar to PQR. So first part कर रहा हूं मैं, to prove triangle AMC is similar to triangle PNR. सबसे पहली बात तो हमें अगर इनको सिमिलर करना है तो हमारे पास में 3 तरह के क्राइटेरियाज होते हैं, SSS, SAS या ट्रिपल ए जो कि डबल ए भी बन जाता है। सिंस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपस में सिमिलर हैं ऑलरेडी, तो हो ना हो ये एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, राइट, होगा ना। साथ ही साथ ये जो साइड AB है और साइड PQ है, इनका रेशियो साइड AC और साइड PR के रेशियो के इक्वल होगा ना। सो मैं लिख रहा हूं, सिंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, so AC upon PR का रेशियो AB अपॉन PQ के रेशियो के इक्वल होगा। साथ ही साथ एंगल A एंगल P के इक्वल होगा बिकॉज दे वर सिमिलर। अब अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में इस टर्म को हाफ से डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2, सो फ्रॉम 1 AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन 2 एंड PQ अपॉन 2 कर सकता हूं मैं, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से डिवाइड करूंगा, एक्सप्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप नोटिस करो AB का हाफ क्या बन जाएगा AM और PQ का हाफ क्या बन जाएगा PN। सो अपेरेंटली हाफ ऑफ AB ये बन जाएगा AM और हाफ ऑफ PQ ये बन जाएगा PN। LHS में AC अपॉन PR तो ऑलरेडी हमारे पास में है, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऑब्जर्व करो तो आपको इन दो ट्राइंगल्स में
दो एंगल्स आपस में इक्वल दिखाई दे रहे हैं और इन एंगल्स को सराउंड करने वाली साइड्स का रेशियो भी क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो होना हो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, SAS। सो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। ये था फर्स्ट पार्ट, आसान सी बात है, इजी। सेकेंड पार्ट के लिए हमें CM/RN का रेशियो ABPQ के रेशियो के इक्वल करना है। देखो CM कहां है, CM मीडियन है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की और RN मीडियन है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की, और साथ ही साथ हमें पूछा गया है कि इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए ओरिजिनल वाले ट्राइंगल के दो साइड्स के रेशियोज के इक्वल। तो अब इसको कैसे करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, हमने ये प्रूफ तो करवा ही दिया कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PNR के सिमिलर है। तो होना हो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि AM/PN का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, CM/RN के रेशियो के, क्योंकि CM की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, ऑब्वियसली RN। जैसे मैंने पिछले पार्ट में 2 से डिवाइड करा था वैसे मैं इस पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं। तो मैंने LHS में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, और RHS को मैंने नहीं छेड़ा। इक्वेशन को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, राइट। ट्वाइस ऑफ AM कितना हो जाएगा, AB। ट्वाइस ऑफ PN देखो कितना हो जाएगा, PQ। सो AB/PQ इज इक्वल टू CM/RN। इजी। State which pair of the triangles in the figure are similar. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of the similar triangles in the symbolic form. तो शुरुआत बड़ी आसानी से की जाती है। यहां आप देख रहे हो कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, यहां पे एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, BAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो शुरुआत हमेशा इजी मिलेगी, फिर धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। सेकेंड वाले डायग्राम में देखो, यहां से अगर मैं AB का रेशियो निकाल दूं QR से तो मुझे 1:2 का रेशियो दिखाई दे रहा है। सिमिलरली 1:2 मुझे कैसे दिखाई देगा, जब BC का रेशियो मैं किससे निकालूं, PR से, और लास्ट AC का रेशियो जब PQ से निकालूं तो 1:2 का रेशियो मुझे देखने को मिलेगा। तो मुझे इसको लिख लेना चाहिए that AC/PQ is equals to AB/PR is equals to BC/ नहीं, AB/PR नहीं, AC/PQ is equals to AB/QR is equals to BC/PR। ठीक है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है कि आपको एक तो क्राइटेरिया मिल गया, इन सबका रेशियो किसके इक्वल है, 1/2 के। बट जो मैंने अरेंजमेंट में ये इश्यू है कि मैं यहां पे AC लिख रहा हूं, साथ में मैं PQ लिख रहा हूं, और यहां पे मैं AB लिख रहा हूं, साथ में मैं QR लिख रहा हूं। तो ये अरेंजमेंट इज रॉन्ग। अरेंजमेंट आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एक का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। नोटिस करो, अब जब भी आप ऐसी अरेंजमेंट में एरर कर दो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी तरह से रॉन्ग है। आपको नोटिस करना है कि यहां पे भी ये आ रहा है, यहां पे भी ये आ रहा है, दोनों के अंदर दूसरे वाले ट्राइंगल का कौन सा कॉमन एंगल आ रहा है, Q आ रहा है। तो होना हो A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, Q होगा। ऐसे ही यहां पे अब आप देखो इन दोनों के अंदर कौन सा कॉमन है, यहां पे P आ रहा है, यहां पे B आ रहा है। अब आप नोटिस करो इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में R कॉमन है। तो होना हो एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, R होगा। ठीक है। और लास्ट एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल P। तो अपेरेंटली हम लोगों को बोला गया है कि सिमिलर ट्राइंगल्स के हमें सिंबॉलिक फॉर्म में नेम भी लिखने हैं, इसलिए मुझे ये अरेंजमेंट चाहिए कि कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। मुझे यहां से समझ में आ गया कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। ऑब्जर्व करके देख लो। ठीक है। तो हमेशा अरेंजमेंट के टाइम पे भी ध्यान रखना, अगर अरेंजमेंट गड़बड़ भी हो जाए
तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा एंगल किस पर्टिकुलर एंगल के कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखा गया है। इजी, यही मेन चीज है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगेगा, सिमिलर ही नहीं है। अगला, अगर आप नोटिस करो तो एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल है। तो सबसे पहली बात तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब यहां से 2.5 और यहां से 5, इनका रेशियो 1:2 है। तो मैं लिख सकता हूं एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? देखो 2.5/5 1/2, 5/10 1/2। बट फिर से अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज इंपॉर्टेंट। सो एम एन अपॉन पी क्यू एंड एम एल अपॉन क्यू आर। तो कुछ नोटिस करा, दोनों में क्या रिपीट हो रहा है? एम रिपीट हो रहा है। तो एम आपकी की है ये बताने के लिए कि एम का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। यहां पे भी एम रिपीट हो रहा है, तो एम के साथ में दूसरी चीज जो भी रिपीट हो रही होगी डिनोमिनेटर में, वही एम का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एम का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको यहां पे, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू। सेकेंडली एंगल एन इज इक्वल टू एंगल पी, और थर्ड एंगल एल इज इक्वल टू एंगल आर। यहां से क्या बचे? एन और पी बचे, तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। यहां से एल और आर बचे, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्राइटेरिया कौन सा लग गया? एसएस। ठीक है, और ट्राइंगल का नेम क्या हो जाएगा? अगर मैं यहां से ट्राइंगल का नेम ट्राइंगल एम एन एल लिखता हूं तो वो किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल क्यूपीआर के। आप कहते हो नहीं सर आज मुझे पी क्यू आर लिखने का मन है, इस वाले क्वेश्चन में आप पी क्यू आर लिखो। तो एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, मैंने पी क्यू आर लिखा तो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है? एंगल एन, सबसे पहले वो आएगा। फिर मैंने अगला लेटर क्या लिखा है? क्यू लिखा है। क्यू के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल है? तो वो आएगा एम। और लास्ट मैंने क्या लिखा है? मैंने लास्ट लिखा है आर, तो आर की कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल है? वो आएगा एल यहां पे। तो पोजीशंस रिपीट होंगी। जो लेफ्ट वाले ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पोजीशन है, वही आप राइट वाले ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की पोजीशन लोगे। ये होता है प्रॉपर लेटर्स के साथ में ट्राइंगल्स के नेम्स को अरेंज करने का तरीका। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी चीज है। ये जिसको ये समझ में आ गया उसकी 80% 90% प्रॉब्लम्स तो वैसे सॉल्व हो जाती। इजी। नेक्स्ट है एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, साफ साफ विजिबल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। अब अगर मैं ये देखता हूं कि एफ ई और बीसी, मतलब बीसी और एफ ई का रेशियो कितना आ रहा है? 3/6, काट दिया 1/2, राइट। सिमिलरली ए बी और डी एफ, इनका रेशियो भी कितना आ रहा है? 2.5/5, दैट इज 1/2। तो जब भी कोई एंगल और उसके सराउंडिंग वाली दो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तभी कौन सा क्राइटेरिया लगता है? एसएस। बट आप नोटिस करो कि ये वाली साइड का रेशियो नहीं दिया गया हमें, मतलब इस साइड का मेजर ही नहीं दिया गया, तो इसलिए यू कांट से there won't be any criteria fulfilling here, so it will not be this pair will not be a similar triangle, the pair of similar triangle, right? तो यहां पे सिमिलरिटी नहीं बन रही है बिकॉज आपको सिर्फ जो दो साइड्स दे रखी हैं वो उन दो साइड्स के रेशियो में तो है, बट एंगल इंक्लूडेड नहीं है इस जगह पे, वहां पे एंगल इंक्लूडेड है। तो ऐसे इस क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए कि जो दो साइड्स का पेयर सेम रेशियो में रहता है उनके बीच में वो इक्वल एंगल होना चाहिए। एंड वी डोंट नो अबाउट दिस एंगल। If this angle was 80 डिग्री, अगर ये 80 डिग्री होता तो डेफिनेटली ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते। ठीक है, वो एंगल बाहर चला गया, सो दे आर नॉट सिमिलर एट ऑल। इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व करा क्योंकि ये नहीं था, जो थे उनको मैंने अधूरा सॉल्व करा। ओके, लास्ट टेस्ट का हमें यहां पे 70 डिग्री एंगल दिया हुआ है, यहां 70 मिसिंग है बट यहां 80 दे रखा है, तो चलो 80। तो मुझे ये तो पता पड़ गया कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q है, राइट। अब अगर आप नोटिस करो तो यहां का एक एंगल मिसिंग है, यहां का भी एक एंगल मिसिंग है, और वो मिसिंग एंगल क्या होगा? 70 + 80 कितना हो गया? 150। लास्ट एंगल कितना होगा यहाँ पे? 30 डिग्री। 80 + 30 110, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 70। तो ऑटोमेटिकली ये 70 इसके इक्वल एंगल P इज इक्वल टू एंगल D, दैट मीन्स D इज इक्वल टू P लिख सकता हूं, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। तो ट्राइंगल EDF इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR या ट्राइंगल PQR। देखो इस बार PQR ही लिख रहा हूं मैं,
triangle PQR is similar to triangle DEF and easy. क्राइटेरिया कौन सा लग गया? ट्रिपल ए, आसान. S and T are the points on the sides of PR and QR of triangle PQR such that angle P is equals to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. So हमें एक ट्राइंगल बोला गया है, that is triangle PQR. हम लोग बोल देते हैं PQR. S and T are the points on the side PR. PR पे S है and QR पे कोई पॉइंट T है, right? Such that angle P is equals to RTS. देखो RTS भी कोई एंगल बनेगा तो उसके लिए हमें T को S से ज्वाइन करवाना होगा. तो अपेरेंटली T को S से ज्वाइन करवाया. So this angle P is equals to angle RTS, this angle T, right? We need to show that the triangle RPQ is similar to triangle RTS. तो हो गया. देखो सारी चीजें हमारी आंखों के सामने ही हैं. So in triangle RPQ and triangle RTS, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन दोनों के अंदर ये एंगल आर कॉमन है. सो मैं लिख सकता हूं एंगल PRQ फॉर द बिगर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एंगल SRT या TRS. दैट इज द कॉमन एंगल. सेकेंड, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल P छोटे वाले ट्राइंगल के एंगल T के इक्वल है, बट उसको लिखना कैसा है? दैट एंगल RPQ, angle RPQ is equals to angle RTS. क्यों लिखा हमने ऐसे? एक बात को ध्यान में रखते हुए that इस R के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल खुद R है. ऑब्वियसली P का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन था? T था. तो ऑर्डर को मैच करते हुए लिखना है. उससे हमारी आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. हमें ये पता पड़ जाता है कि कौन से दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं. तो इट इज गिवन. क्या लग गया? बाय डबल ए, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. सो ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS. आसान सी बात है. Is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. PE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. So now there's a parallelogram, right? So एक parallelogram बना लेते हैं. So किसी पैरेललोग्राम ABCD के साइड AD को आगे प्रोड्यूस करा, साथ ही साथ B से अगर E को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो इस DC को F पे इंटरसेक्ट करेगा. आसान सी बात. और याद रखना, इट्स अ पैरेललोग्राम. दैट मींस दीज साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू शो दैट ट्राइंगल ABE this big triangle is similar to triangle CFB. ये इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है. एक बार डायग्राम बन जाने के बाद में बहुत आसान हो जाएगा. तो बस हमें इन ट्राइंगल्स को लिख लेना है. सो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, पहली बात तो ABE और CFB में आप ये देख रहे हो, ये दो एंगल्स, ये पैरेललोग्राम के दो अपोजिट एंगल्स हैं. तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. सो एंगल BAE, इसको मैं BAE बोलूंगा पूरे ट्राइंगल के कंटेक्स्ट में, और इसको मैं बोलूंगा FCB.
angle FCB. These will be opposite angles of parallelogram. साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो तो ये एंगल जो होगा इतना सा, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। रीजन क्या है कि ये लाइन AD जो कि अब पूरी AE बन चुकी है वो BC के पैरेलल है। तो एंगल FBC is equals to angle AEB. These are alternate interior angles. तो क्या लग गया? By double A similarity criteria, triangle ABE is similar to triangle CFB. बहुत आसान, छोटा सा सॉल्यूशन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस डायग्राम बनाना है अच्छे से। इजी। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. We need to show that, no, it is given that triangle ABC is similar to triangle FEG. We need to show that CD upon GH is equals to AC upon FG. Triangle DCB is similar to triangle HGE and triangle DCA is similar to triangle HGF. So, सबसे पहले तो हमें दो ट्राइंगल्स की रिक्वायरमेंट है और वो दोनों ट्राइंगल्स होंगे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG। दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो मुझे उसी ऑर्डर में इनकी लेबलिंग करनी है। सो अब जो आगे का डेटा है उसको यूज करेंगे। दैट CD and GH are respectively the bisector CD and GH। ये बाइसेक्टर है, मतलब ये जिस एंगल पे है उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स CD is bisecting the angle ACB, ऐसा बोला भी जा रहा है, एंड GH is bisecting the angle EGF, right, where D and H lie on the sides AB and FE। इजी। हमें ऐसा भी दे रखा है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। तो हो ना हो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो सिंस ये सिमिलर है तो मैं कुछ बातें यहां पे लिख लेता हूं इन दोनों के बारे में। सो सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, सो सबसे पहली बात, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F होगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G हो जाएगा। साथ ही साथ इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दैट इज AB अपॉन FE, ये किसके इक्वल होगा? BC अपॉन EF के रेशियो के, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? AC अपॉन FG के रेशियो के। इजी। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमें CD अपॉन GH और AC अपॉन FG के रेशियो को इक्वल करना है। तो CD अपॉन GH मतलब दोनों के ये जो बाइसेक्टर है इनका रेशियो अपॉन दोनों की इस साइड के रेशियो के इक्वल हमें प्रूफ करवाना है। इजी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें पता है कि सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ट्राइंगल FEG, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, लिख सकते हैं ना?
क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी? लिख सकते हैं, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इक्वेशन 2 को डिवाइड बाय 2 कर दो। सो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा? एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल जी अपॉन, एंगल सी अपॉन 2 कितना हो जाएगा? एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। और सिमिलरली एंगल जी बाई 2 क्या हो जाएगा? एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच। देखो हमने अभी तक ये देख लिया, या यहां से हमारे पास में इक्वेशन 1 और 3 से हमें ये पता पड़ गया कि इस ट्राइंगल में एंगल ए इस ट्राइंगल के एंगल एफ के इक्वल है, इस ट्राइंगल का एंगल ए सी डी इस ट्राइंगल के एंगल एफ जी एच के इक्वल आ गया। तो ऐसे में क्या लग गया इन दोनों ट्राइंगल्स में? डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए? ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा। तो मुझे जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए वो क्या होंगी? सी डी अपॉन जी एच। सो हेंस the corresponding sides of these two triangles have the same ratio. So CD upon GH is equals to AC upon FG, और भी मैं लिख सकता हूं यहां से that AD upon FH। बट हमें सिर्फ इतना पूछा गया है तो हम इतने पे फोकस रखेंगे। आसान सी बात। अब सेकंड पार्ट के लिए हमें ट्राइंगल DCB को, कौन सा ट्राइंगल? ये नीचे वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल DCB को सिमिलर प्रूफ करवाना है किसके? ट्राइंगल HEG के। तो ऑब्वियसली जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया वही आपको फिर से करना है, ठीक है? इस बार आपको यहाँ पे जब हाफ आपने एंगल यूज करा है तो हाफ एंगल्स को आप लोअर हाफ वाले एंगल से रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स एंगल C बाई 2 और एंगल G बाई 2 जो हमने करे थे उनको आप एंगल ACD और एंगल FGH नहीं लेके एंगल DCB या BCD एंड एंगल EGH यूज करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ एंगल B को एंगल E के इक्वल रखेंगे। तो एंगल B एंगल E के इक्वल हो गया इक्वेशन नंबर 1 से, और साथ ही साथ एंगल DCB या BCD एंगल EGH के इक्वल हो गया। तो फिर से क्या लग गया? डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आपका ट्राइंगल DCB HGE के सिमिलर आ जाएगा। आसान सी बात है। और लास्ट है ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कर दिया है, राइट? फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने कराई हुई था। Sides AB and BC and median AD of one triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. हमें क्या दे रखा है कि फर्स्ट ट्राइंगल की साइड AB, साइड BC और इसका मीडियन AD ये प्रोपोर्शनल है सेकेंड ट्राइंगल की साइड PQ, PR और PQ, QR और मीडियन PMK। हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। सो करने का बहुत आसान तरीका ये है, आप इस रेशियो को ध्यान से देखो। इसमें आपको ये साइड इसके प्रोपोर्शन में दिखाई दे रही है, ये बेस वाली साइड इस बेस वाली साइड QR के प्रोपोर्शन में दिखाई दे रही है, और लास्ट बचता है ये मीडियन AD दूसरे मीडियन PM के प्रोपोर्शन में दिखाई दे रहा है। अब मीडियन जो होता है वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब
ये जो फर्स्ट मीडियन एडी है ये इस बीसी को दो इक्वल पार्ट बीडी और डीसी में डिवाइड करेगा। ऐसे ही जो पीएम है ये ऑपोजिट साइड पे जो क्यूआर साइड है इसको दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करेगा पॉइंट एम पे। तो क्यों ना मैं किसी भी तरीके से इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करवा दूं। तो जैसे मैं इन दो छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करवाऊंगा तो उससे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल आ जाएंगे। जैसे ये दो एंगल आपस में इक्वल आएंगे वैसे ही ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा, बिकॉज ए बी पी क्यू का रेशियो वर्सेस इक्वल है बी सी और क्यू आर के रेशियो के इक्वल, क्योंकि हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो सारा काम इस फर्स्ट इक्वेशन से होगा। सो इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहली बात तो ए बी अपॉन पी क्यू, पीसी अपॉन क्यू आर और एडी अपॉन पीएम का रेशियो हमें दे रखा था। हमने इस बीसी अपॉन क्यू आर वाले पोर्शन को 2 से डिवाइड कर दिया। सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे। जैसे इसको 2 से डिवाइड करा तो ये बन गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, मुझे ना ये 2 से डिवाइड करने वाला काम अलग इक्वेशन में करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ये इक्वेशन बाद में रिक्वायर्ड होगी, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। सो डिवाइडिंग बाय 2, पूरी इक्वेशन को नहीं करना, सिर्फ इस वाले पोर्शन को करना है। तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, क्या बन जाएंगे बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो एज इट इज हमें रखना ही है। सो ये क्या लग गया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग गया इन ट्राइंगल्स एबीडी एंड ट्राइंगल पीक्यूएम। सो ट्राइंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएम बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। उससे हुआ क्या, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो बाय CAST corresponding angles of similar triangles, शॉर्ट में लिख रहा हूं एंगल B is equals to एंगल Q। अब आप इसको इक्वेशन 2 बोल दो। इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 आप क्या ले लो अपने काम की चीज, दैट AB by PQ का रेशियो, AB by PQ ये रेशियो किसके इक्वल हो, BC by QR, BC by QR। तो देखो अब इन दो ट्राइंगल्स में ये साइड AB और PQ का रेशियो ये साइड BC और QR के रेशियो के इक्वल है, और साथ ही साथ इन दो रेशियोज के बीच में जो एंगल है, मतलब जिन लाइंस का हमें रेशियो दे रखा है, जिन साइड्स का हमें रेशियो दे रखा है, उनका जो इंक्लूडेड एंगल्स है दोनों ट्राइंगल में वो भी आपस में इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle ABC is similar to triangle PQR, one of the most anticipated question for boards। और इसके जैसा इसका एक भाई भी है, क्वेश्चन नंबर 14। Side AB, AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR। Show that triangle ABC is similar to triangle PQR। इस बार कहानी थोड़ी सी बदल दी गई है। 12th क्वेश्चन में ऐसा था कि हमें साइड AB, BC और AD प्रोपोर्शनल दिया था साइड PQ, QR और PM के। इस बार हमें साइड AB बट AC दिया गया है और मीडियन सेम रखा गया है। ऐसे ही यहां पे भी हमें साइड PQ, PR और मीडियन PM रेशियो में दिए गए हैं। सो ये वाली साइड इस ट्राइंगल के रेशियो में, इस साइड के रेशियो में है, ये वाली साइड इस साइड के रेशियो में है, और ये मीडियन इस मीडियन के रेशियो में है। फिर से हमें सेम बात प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। उसको करने का रास्ता थोड़ा सा लंबा है। उस लंबे रास्ते में आपको करना यह है कि कुछ भी करके यहां ट्राइंगल A को यहां के एंगल P के
इक्वल प्रूफ करवा देना है जिससे कि SAS क्राइटेरिया फिट हो जाए। आसान सी बात है। अब उसको करने के लिए ना जुगाड़ है, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना के लिखने वाला हूं, बिकॉज इट विल बी यूज्ड। इक्वेशन 1 नहीं, गिवन। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बाय कंस्ट्रक्शन डी से एक मीडियन ड्रॉ कर देंगे ऑपोजिट साइड AB पे, और सिमिलरली M से एक मीडियन ड्रॉ कर देंगे अपोजिट साइड PQ पे। सो बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ मीडियंस DE and MN on AB and PQ respectively. So D से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया जो कि लाइन AB को E पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मीडियन का काम यही होता है ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा देना। सिमिलरली M से PQ पे एक मीडियन ड्रॉ कर दिया MN, जो कि इस N पे इस लाइन PQ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा देगा। सो PN इज इक्वल्स टू QN हो जाएगा यहां पे, और AE इज इक्वल्स टू EB हो जाएगा यहां पे, राइट। तो ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC देखो ये D और E जो है ना, ये मिड पॉइंट है साइड BC और साइड AB के। तो हो ना हो यहां से जो ED होगा ना, ये हो जाएगा हाफ ऑफ AC। ED क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ AC। कहां से? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय MPT। साथ ही साथ ये जो लेंथ AE है ना, ये किसका हाफ है? AB का। AE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। आसान सी बात है, क्योंकि हमने DE एक मीडियन ड्रॉ करा है। सिमिलरली हम यही काम देखने वाले हैं दूसरे वाले ट्राइंगल PQR में। सो इन ट्राइंगल PQR और N, ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट्स हैं साइड QR और साइड PQ के, क्योंकि PM एक मीडियन है और MN एक मीडियन है इस वाले ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में, राइट। सो हो ना हो, पहली बात तो MN will be half of side PR and PN is half of side PQ, right। ये हमें कुछ काम की चीजें पता पड़ गई हमारे कंस्ट्रक्शन से। अब ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा था, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में देखो हमें AB बाय PQ का रेशियो गिवन है। अगर हम AB का हाफ कर दें, PQ का हाफ कर दें, तो वो बन जाएंगे AE और PN रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ हमें AC और PR का रेशियो भी गिवन है। अगर हम AC और PR का भी हाफ कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? AD और MN के रेशियो में। करके देखें क्या होता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 AB अपॉन 2 बाय PQ अपॉन 2 is equals to AC upon 2 by PR upon 2 is equals to AD upon PM। AB by 2 कितना बन रहा है? AE। So AB by 2 is A। ऐसे ही PQ by 2 कितना बन रहा है? PN। AE by PN बन गया ये। आगे बढ़ते हैं। AC by 2 कितना बन जाएगा? ED। ऐसे ही PR by 2 कितना बन जाएगा? MN। लास्ट AD अपॉन PM। इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब जरा इनको आप ऑब्जर्व करो, हमें AE का रेशियो मिल रहा है PN से, सही बात है। हमें ED का रेशियो मिल रहा है MN से, जो कि ऑलरेडी मेरा ब्लैक हो रखा है। और लास्ट हमें AD का रेशियो मिल रहा है किससे? PM से। तो यहां से क्या दिखाई दिया हमें? हो ना हो बाय ट्रिपलस क्राइटेरिया
triangle AED, triangle AED is similar to triangle PNM. कहां से? by ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या फायदा मिला? फायदा ये मिला कि जो इतना सा एंगल होगा ना, ये जिसको कि मैं प्यार से 1 बोलने वाला हूं, ये इतने से एंगल के इक्वल आ जाएगा, और इसको मैं प्यार से 3 बोलने वाला हूं। हेंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, राइट। अब एक जादुई शब्द आपको लिखना होता है, सिमिलरली। क्या लिखना है? सिमिलरली। अब अगर ये आप सारा काम दोबारा से करो, डी से यहां पे एक मीडियन डालो, एम से यहां पे एक मीडियन डालो, फिर उनके लिए हाफ्स की कैलकुलेशन करके लिखो, फिर इन सबका यूज करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो आपके दो ट्राइंगल्स कोई भी यहां पे मीडियन हो सकता है, डी एफ ए, और ऐसे ही एम ओ पी, ये भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो सिमिलरली आपको लिखना है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अगर आपने एक बार कोई काम कर दिया है, सेम स्टेप्स दोबारा से रिपीट नहीं करना, ठीक है। इसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल देंगे आप इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को जैसे ही आप ऐड करोगे तो 1 + 2 मिलके क्या बन जाएगा? एंगल ए, एंड 3 + 4 मिलके क्या बन जाएगा? एंगल पी। अब आप ध्यान से देखो कि ए बी और पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर कहां दे रखा है? फर्स्ट में दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। और ये जो मैंने अभी निकाला है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी है, सो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आसान सी बात है, इजी।